ये लर्नर्स, आज हम इस विलयन के चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे अणु संख्य गुणधर्मों की। अणु संख्य गुणधर्मों से क्या मतलब है? देखिए, इसकी अंग्रेजी जो होती है वो होती है कॉलिगेटिव। तो कॉलिगेटिव का मतलब होता है जिसमें को का मतलब होता है साथ में, और नेगेटिव का मतलब होता है जुड़ा हुआ। को का मतलब साथ में और नेगेटिव का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ऐसा लैटिन भाषा में है। तो उसके आधार पर बात बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि अणुओं की संख्या के आधार पर किसी के गुणों की व्याख्या करना वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई। लेकिन विलयनों में इसको हम कैसे कह सकते हैं? विलयनों में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है विलयनों के वे गुण, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, विलयनों के वे गुण, विलयनों के वे गुण जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में, जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में, जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय कणों, उपस्थित विलेय कणों। अब देखिए, विलेय कण चाहे वो हमारे अणु हो, चाहे वो हमारे आयन हो, या लिखेंगे अणु या आयन, ठीक है, कोई भी हो सकता है। उपस्थित विलेय कणों की संख्या और निर्भर विलेय संख्या की कणों, अणु या आयन की, मतलब विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, ठीक है, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। विलयनों के वे गुण, वैसे तो मैंने आपको बताया कि को माने साथ में और नेगेटिव माने जुड़े हुए, जो साथ में संबंध बनाते हैं उनको किसका संबंध बनाते हैं? अणुओं की संख्या का, तो वो अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो यही परिभाषा में हम ऐसे लिख सकते हैं कि विलयनों के वे गुण जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय कणों
की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, संख्या का लेना देना। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ कि ये जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो संख्या पर निर्भर करते हैं और रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। समझ गए ना, रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं है। तो अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब देखिए, इन अणुसंख्य गुणधर्मों को हम 4 रूप में जानते हैं विलयनों में। पहला, 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। फिलहाल इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 4 प्रकार देख लेते हैं। पहला प्रकार है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, या इसे सापेक्ष भी कह देते, सापेक्ष। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, आपेक्षिक अवनमन। दूसरा हमारा गुणधर्म है इसमें क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, इसे कहते हैं एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, हिमांक में लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन। चौथा है हमारा परासरण। तो ये 4 गुण हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, और इसे रासायनिक प्रकृति से कोई मतलब नहीं है कि हमारे विलेय की रासायनिक प्रकृति क्या है या हमारे विलायक की रासायनिक प्रकृति क्या है। बस ये है कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये, अब इनको हम टॉपिक वाइज अलग अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इस अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में हम समझेंगे। किसी विलयन के अणुसंख्य गुण संपूर्ण विलेय कणों जो विलयन में घुले हुए हैं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास विलायक जो है, विलेय, ये 2 प्रकार का होता है। विलेय 2 प्रकार का होता है। पहला है हमारा, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये 2 प्रकार के आपको विलेय मिले। अब इलेक्ट्रोलाइट ये 2 चीजें हैं।
ठीक है, विलयन दो प्रकार का हो। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमारा जैसे NaCl है, जल में घुला तो जल में इसका विलयन कैसा बनेगा, Na+Cl-, ये टूट जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जैसे यूरिया है, NH2CONH2, तो ये विलयन में NH2CONH2 ही रहेगा जलीय विलयन। अब देखो यहाँ आपने देखा कि यहाँ NaCl जलीय विलयन में Na+ और Cl- में टूट गया। यहाँ NH2CONH2 NH2 और CONH2 वही अणु रहा जो का, समझ गए ना। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि विलेय जो है ये किसी विलयन में जितने संख्या में कण देता है, कणों से हमारा मतलब यहाँ आयन हो सकते हैं, यहाँ अणु हो सकते हैं, तो वो देता है उनकी संख्या पर निर्भर करता। अब दूसरी बात है हमारी, विलेय इलेक्ट्रोलाइट हो, विलेय कैसा हो हमारा, इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उसके द्वारा बने विलयन के अणुसंख्य गुण हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट द्वारा बने विलयन से अधिक। अब देखिए जहां इलेक्ट्रोलाइट हमारा विलेय है तो उसके ये खासतौर से इन पर चर्चा होगी। वास्तव में अपेक्षित कथनांक उन्नयन हेमांत में अवलंबन परासरण का, तो ये गुण इलेक्ट्रोलाइट के विलयन के ज्यादा होंगे, अधिक होंगे, बजाय उसके कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मान लीजिए यूरिया का बना दिया, ग्लूकोज का बना दिया, अपेक्षाकृत NaCl के या Na2SO4 के, तो विलय ये एक समान है। अब तीसरी बात क्या है कि समान मोलर सांद्रण पर ऐसे विलयनों के अणुसंख्य गुण अधिक होते हैं। देखिए मोलर सांद्रण यहाँ समान हो गया है, तो ऐसे विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म अधिक होते हैं जिनके विलय द्वारा वियोजन पर अधिक आयन दिए जाते हैं। माने यदि मान लीजिए मोलर विलयन एक जैसा है, उनकी मोलरता एक जैसी है, लेकिन विलयन में जाकर के जो वियोजित हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं, अधिक कण बना देते हैं, उनके जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो ज्यादा होंगे, बजाय उसके कि उसमें घुलने पर वो टूटते नहीं है अथवा संगुणित हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ही बात। अब चौथी बात क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट द्वारा बने विलयनों की समान मोलर सांद्रण पर अणुसंख्य गुणधर्म समान होंगे। यदि कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अणु विलयन में, विलय ऐसा है जिसके अणु विलयन में समान संख्या में रहते हैं, तो उनका जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो समान ही रहे। अब किसी एक ही विलय के लिए असमान मोलर सांद्रण वाले विलयनों में अणुसंख्य गुण उसके अधिक होते हैं जिसकी सांद्रता अधिक होती है। अब कोई एक ही विलय है और उसके द्वारा आप अलग अलग सांद्रता का विलयन बना रहे हैं, तो जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसके अणुसंख्य गुणधर्म अधिक होंगे। अब अगली बात है कि अलग अलग विलय वाले विलयनों में समान शक्ति प्रतिशत में जो विलयन में अधिक आयन देगा उसके अणुसंख्य गुणधर्म होंगे। अब मान लीजिए शक्ति प्रतिशत में आपने विलयन बनाया है, तो अब समान शक्ति प्रतिशत या अलग अलग शक्ति प्रतिशत है और या समान शक्ति प्रतिशत, समान शक्ति प्रतिशत देख लीजिए, तो समान शक्ति प्रतिशत होते हुए भी जो विलयन में ज्यादा आयन देगा या ज्यादा कण देगा उसके अणुसंख्य गुणधर्म अधिक। अब देखिए इस बात को और भी स्पष्ट कर लेते हैं। अब मैं इसे मिटा ही देता हूं, मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी कि चलो इसे लिखिए। अब जैसे मान लीजिए 0.1 m विलयन है हमारा, और किस किस का है ये विलयन, ये NaCl BaCl2, ये विलयन किसका है, NaCl BaCl2, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड,
ठीक है, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, मान लो ये भी है, या इसी के साथ हम और ले लेते हैं एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। अब ये सभी क्या हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अब 1 विलयन है इसके साथ हमारा यूरिया NH2CONH। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो यूरिया वाला विलयन है, ठीक है, उसका वाष्प दाब और हिमांक, क्या क्या चीज, यूरिया वाले विलयन का वाष्प दाब हिमांक, ये दो तो क्या होंगे, निम्नतम होंगे, सॉरी, वाष्प दाब और हिमांक तो निम्नतम होंगे और क्वथनांक उच्चतम, निम्नतम क्वथनांक उच्चतम, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्यों होंगे वाष्प दाब और हिमांक, क्योंकि उसमें इसके अणु कम होंगे अपेक्षाकृत इनके, क्योंकि NaCl टूटेगा तो 2 अणु दे देगा, Na3PO4 टूटेगा तो यहाँ 4 अणु दे देगा, ऐसे Al2SO4 होल थ्राइस टूटेगा तो ये 5 दे देगा। तो इस तरह से इनमें जल में घुलने पर संख्या बढ़ जाएगी, इसकी जल में घुलने पर संख्या कम होगी। अब और भी आप स्पष्ट करें इसको। अब दूसरी बात लेते हैं, एक बात ये समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपकी, अब दूसरी बात समझ लीजिएगा कि 0.1 यूरिया, 0.1 m यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज, मान लीजिए इनका, अब ये एक जैसे विलयन है ग्लूकोज सुक्रोज और इसका, ठीक है। तो यूरिया का वाष्प दाब यूरिया का वाष्प दाब और फ्रीजिंग पॉइंट, वाष्प दाब और फ्रीजिंग पॉइंट माने हिमांक, ये दोनों कैसे होंगे, निम्नतम, ठीक है। बात समझ में आ गई। और क्वथनांक ये निम्नतम, ठीक है, और क्वथनांक उच्चतम। मेरे ख्याल से बात स्पष्ट हो गई होगी कि 1 m यूरिया ग्लूकोज और सुक्रोज लिया है, तीनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो इसलिए इसमें यूरिया का वाष्प दाब हिमांक निम्नतम होगा और क्वथनांक उच्चतम, ठीक है। अब हम एक और लेते हैं, जैसे ये मैं मिटाऊंगा, अब देखिए मैं एक और ले रहा हूं, हाँ इसमें एक सुधार कर लीजिए, मुझे ध्यान आ रहा है कि वहां पर BaCl2 है, BaCl2 का विलयन है, NaCl और BaCl लिख दिया था मैंने, तो यहाँ पर ये भूल सुधार है, इसे कर लीजिए, BaCl2 है, BaCl नहीं है, ठीक है। अब मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ, तीसरा, जैसे 0.1 m ग्लूकोज है, ग्लूकोज का विलयन है
15 m यूरिया का विलयन है, यूरिया का विलयन है, और 0.2 सुक्रोज का विलयन है, सुक्रोज का विलयन है। ठीक है, तो इनमें सुक्रोज के विलयन का वाष्प दाब और इनमें सुक्रोज का वाष्प दाब व हिमांक, हिमांक क्या होगा? निम्नतम होगा। ठीक है, निम्नतम होगा। और क्वथनांक उच्चतम। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस बात का ये मतलब है शक्ति बस। तो ये मैंने 2-3 उदाहरणों से आपको बता दिया है। अब इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं अलग, तो ये 2-1 प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बता देगा। अब देखिए, एक उदाहरण है हमारा ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। ग्लूकोज, NaCl और BaCl, बेरियम क्लोराइड के सममूलल विलयनों की परासरणता, के सममूलल विलयनों के परासरण दाब। अब नंबर 1 पे कहते हैं कि BaCl2 is greater than NaCl, BaCl2 is greater than NaCl is greater than glucose। पहली बात। दूसरा इसको देते हैं BaCl2 is greater than glucose is greater than NaCl। तीसरी कंडीशन में लिखते हैं ग्लूकोज is greater than BaCl2 is greater than NaCl। ठीक है, अब चौथी बात लिखते हैं NaCl is greater than BaCl2 is greater than glucose। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न है। अब इस प्रश्न में ये पूछा है कि सममोलर विलयन है, तो परासरण दाब किसका, परासरण दाब का क्रम क्या, परासरण दाब का क्रम क्या। अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं, कैसे अप्लाई करें, तो ये हम देखते हैं। अब देखो, एक बात ध्यान रखो कि विलयन मोलर है, हमने बात मोलर विलयन की थी। तो मोलर विलयन और मोलर विलयन में यदि जलीय विलयन है, अब देखो स्पष्ट नहीं किया है इसमें कि जलीय विलयन है, लेकिन मैं मान लेता हूं जलीय विलयन है, तो मोलर और मोलर विलयन में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि एक मोलर विलयन और एक मोलर विलयन, कारण क्या है कि जल की जो डेंसिटी है वो एक होती है, इसलिए आयतन और किलोग्राम में कोई अंतर नहीं होता। 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
तो ये मोलर विलयन है तो लगभग मोलर विलयन हो गए, इनकी सांद्रता समान हो गई उसमें। अब ये देखना है कि कौन सा अणु सबसे ज्यादा वियोजन पर लेगा। तो देखिए BaCl2 देगा 3 कण, 3 कण, ठीक है, विलय करने पर। NaCl देगा 2 कण और ग्लूकोज देगा 1 कण, ठीक है। तो निश्चित सी बात है कि अब वो पूछ रहा है हमको परासरण दाब का क्रम, परासरण दाब किसका अधिक होगा। तो देखिए इसमें कण ज्यादा है, इसका परासरण दाब ज्यादा होगा, इसमें कण ज्यादा है, इसका परासरण दाब ज्यादा होगा, इसका परासरण दाब ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब क्रम क्या बना, BaCl2 इज ग्रेटर देन NaCl इज ग्रेटर देन ग्लूकोज, ठीक है। ये हमारा, तो ग्लूकोज का ये एक कण देता है ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर सही हो गया, ठीक है। अब एक और उदाहरण देते हैं, ये शायद आपने देख लिया, ठीक है। अब अगला एक उदाहरण देते हैं तो आप आसान हो जाएगा ये समझना कि किस तरह से इसका क्या होता है, ठीक है। निम्न जलीय विलयनों में किसका, निम्न जलीय विलयनों में किसका क्वथनांक उच्चतम होगा, किसका क्वथनांक उच्चतम होगा, ठीक है। अब कौन कौन से विलयन है, विलयन है हमारा 0.01 m Na2SO4, पहला है 0.01 m Na2SO4, ठीक है। दूसरा है 0.01 m Kn, दूसरा है हमारा 0.01 m Kn। तीसरा विलयन है हमारा 0.015 m यूरिया, 0.015 m यूरिया। और चौथा है हमारा 0.015 m ग्लूकोज, 0.015 m ग्लूकोज, ठीक है। तो ये 4 दिए, निम्न जलीय विलयनों में किसका क्वथनांक उच्चतम होगा, ठीक है, ये पूछा है। तो इसमें अब हम देखते हैं विवेचना करके कि किसका जलीय विलयन। अब देखो यहाँ 0.015 m, यहाँ 0.015 m, लेकिन यहाँ 0.01, या ज्यादा से ज्यादा आप इसको यदि निकटतम मान में लाएं तो 0.2 हो जाएगा निकटतम मान। लेकिन यदि गणितीय गणना करेंगे इसकी, अच्छा इसे और सरल आप बना सकते हैं। चलो मैं इसे सरल कर देता हूँ, 5 को खत्म कर दीजिए, फिर देखते हैं। 0.01 m यूरिया, 0.01 m ग्लूकोज रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि सबकी सांद्रता एक जैसी होगी, तो यहाँ आप कुछ नहीं देखना है, यहाँ सिर्फ ये देखिए कि इसमें कितने कण मिल रहे हैं हमको। इसमें ये दे रहा है हमको 3 कण, ये कितने दे रहा है हमको 2 कण। भाई Na2SO4 चेंजिंग टू Na+ SO4,
माइनस माइनस तो 3 हो गए। यहाँ KNO3 जो है वो देगा NK प्लस प्लस NO3 माइनस, तो 2 कण हो गए। यहाँ यूरिया केवल 1 देगा और ये केवल 1 देगा, और क्योंकि सांद्रता एक जैसी है इसलिए कणों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो निश्चित तौर पर इसका क्वथनांक किसका उच्चतम हो जाएगा, पहली वाली का क्वथनांक उच्चतम। ठीक है, अब एक और देखिए, किसका वाष्प दाब निम्नतम, किसका वाष्प दाब निम्नतम होगा। ठीक है, अब देखते हैं किसका वाष्प दाब निम्नतम होगा। 0.1 m BaCl2 विलयन, 0.1 m BaCl2 विलयन। दूसरा है हमारा 0.1 m फिनॉल विलयन, 0.1 m फिनॉल C6H5OH। ठीक है, 0.1 m फिनॉल विलयन, 0.1 m सुक्रोज विलयन, 0.1 m सुक्रोज विलयन, और चौथा है हमारा 0.1 m NaCl, 0.1 m NaCl। ठीक है, अब देखिए ये बात तो निर्णय करना बड़ा आसान हो गया कि 0.1 m सबकी सांद्रता है, कोई परेशानी नहीं। यदि सांद्रता असमान हो तो उस स्थिति में आप पहले सबकी सांद्रता एक जैसी कर लें, सबकी सांद्रता एक जैसी कर लें। मान लीजिए ये हमारा 0.2 m NaCl होता, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, 0.1 m प्लस 0.1 m। ठीक है, माने कि अब यहाँ कितने हो जाएंगे, एक में तो मान लीजिए हुए Na और Cl 2 कण, और दूसरी सांद्रता आ गई फिर Na और Cl, तो कुल कण कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। समझिए, तो इसलिए पहले सांद्रता यदि एक जैसी नहीं है तो ये पहले एक से जैसी सांद्रता बनाएं। ठीक है, तब उसके कणों की संख्या देखें कि उसमें कितने कणों की संख्या हो, वो सब गुणा भाग हो जाता है। आपने वो मोल कंसेप्ट पढ़ा है, उससे पता लग जाएगा। तो अब क्योंकि यहाँ सांद्रता सबकी 1 m है, तो यहाँ कणों की संख्या देखिए, अब फिनॉल C6H5OH माने 1 कण देगा, सुक्रोज C12H22O11 ये 1 कण देगा, NaCl 2 कण देगा, और BaCl2 3 कण देगा। ठीक है, तो अब क्योंकि अणुसंख्यक गुण है तो हमें निश्चित ही कणों पर ध्यान देना होगा। तो अब इन कणों के आधार पर अब वाष्प दाब किसका न्यूनतम होगा, वाष्प दाब उसका न्यूनतम होगा जो अधिक कण दे रहे। ठीक है, तो ये पहली बात हमारा सही है। अब देखिए आप थोड़ा सा भ्रम न पालें, मैं आपको पहले भी वाष्प दाब बता चुका हूं कि कोई विलायक है, शुद्ध विलायक, तो वाष्प बनने की संख्या माने ऊपर जाने वाले कणों की संख्या इसमें अधिक होगी, लेकिन जैसे ही इसमें विलय मिला दिया जाता है तो यहाँ बीच बीच में ये फंस जाएंगे और तब हमारे वाष्पन की क्रिया कम हो जाएगी। उस स्थिति में ऊपर जाने वाले कणों की संख्या कम हो जाएगी, तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। अब इसका मतलब हुआ कि जिसमें कण ज्यादा होंगे वो यहाँ बीच में ज्यादा फंसेंगे, तो वो ज्यादा वाष्प दाब कम कर देगा।
तो इसलिए क्योंकि BaCl2 के कण इसमें ज़्यादा बनते हैं तो इसलिए इसका वाष्पता कम होगा, इसलिए हमारा उत्तर ये पहले वाला सही। ठीक है, अब देखिए जलीय विलयन है, निम्न जलीय विलयनों में किसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा? किसका क्वथनांक सर्वाधिक हो? ठीक है, अब क्या दिया है इसमें? दिया है 1% ग्लूकोज, पहला है 1% ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा है 1% NaCl, तीसरा है 1% CaCl2 और चौथा है हमारा 1% सुक्रोज। ठीक है, यहाँ हमने प्रतिशत बताया था, प्रतिशत सांद्रता, तो देखिए यहाँ परसेंटेज में सांद्रता दी हुई है, तो यहाँ ये जलीय विलयन है तो क्वथनांक किसका सबसे ज्यादा होगा? क्वथनांक सबसे ज्यादा उसका होगा जो सबसे ज्यादा कण उसमें विलय है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि CaCl2 विलयन में सबसे ज्यादा कण दे रहा है इसलिए हमारा उत्तर तीसरा होगा। तो इस तरह से हम अपने सवालों का निर्धारण कर लेते हैं और आज आपके लिए धन्यवाद।